ओके, कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे थे हम लोग ने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। यस, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? एंटरप्राइज की, जिसमें कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एंटरप्राइज मानते थे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन सा फंक्शन? नॉन सोवरेन फंक्शन को लेते थे। अग्रीमेंट क्या होता था? रिटन फॉर्म में होना चाहिए? नो, कह रहे हैं चाहे रिटन हो, चाहे ओरल हो, चाहे लीगली इन्फोर्सेबल हो, चाहे नो नहीं हो, हम उसको अग्रीमेंट मान लेंगे। फिर हम लोग ने और भी डेफिनेशन देखी थी। कार्टल, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टल का मतलब जो प्रोड्यूसर सेलर्स अपनी एक एसोसिएशन बनाते थे, उसको हम क्या कहते थे? कार्टल। इंपोर्ट कार्टल, एक्सपोर्ट कार्टल, कौन सा अलाउड होता है? एक्सपोर्ट, ठीक है। बाहर वाले भुगते भुगते हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट कार्टल अलाउड है। वैसे कार्टलाइजेशन इज इनवैलिड, कार्टल बनाना अलाउड नहीं है। फिर हम लोगों ने सर्विस की, गुड्स की बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी। एंड देन वी स्टार्टेड विद एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। नॉर्मल रूल ये कहता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। ओके, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिससे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो रहा हो, उसको हम लोग वॉइड मानते थे। ये कुछ अग्रीमेंट्स होते थे कि दोनों ने परचेज या सेल प्राइस डिसाइड कर लिया, दोनों ने प्रोडक्शन को लिमिट कर लिया, या ज्योग्राफिकल मार्केट डिवाइड कर ली। ये सारे हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स होते थे कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हमने आपको बताया था जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे ऑपरेट करेंगे वो क्या होंगे? हॉरिजॉन्टल। और इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बिड रिगिंग। क्या था बिड रिगिंग? हम ये पोडियम बेच रहे थे, याद है आपको? आप लोग बोली लगा रहे थे, और फिर आप लोग ने आपस में षड्यंत्र रचा कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ बोली नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से मेरा ये पोडियम सिर्फ 1 रुपए महंगे पे बिका। ठीक है, ये क्या हो गया? बिड रिगिंग। तो बिड रिगिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। रीड करने के लिए दिया था, पढ़ा था क्या? पक्का? व्हाट प्रॉमिस? ठीक है, अपना खुद का प्रॉमिस, ये ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे अरे गॉड और तो कहाँ किसने देखा है ना? खुद का प्रॉमिस बोलो। चलिए, सो आई एम कंसिडरिंग कि आपने बिड रिगिंग पढ़ लिया है। आई एम गोइंग नाउ टू स्टार्ट विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 4। ओके, चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वर्टिकल अरेंजमेंट्स की। हमने आपको बताया था वर्टिकल अरेंजमेंट का मतलब एक सप्लाई चेन होती है। सप्लाई चेन में सबसे नीचे रॉ मटेरियल परचेजर होगा, फिर मैन्युफैक्चरर होगा, फिर होलसेलर होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ये होती है इस सप्लाई चेन। इस सप्लाई चेन में ऊपर या नीचे अगर कोई अग्रीमेंट्स लगा लिए जाएं तो वो क्या कहलाए जाते हैं? वर्टिकल। जिसमें आते हैं टाई इन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, एक्सक्लूसिव सप्लाई, रिफ्यूजल टू डील, एक्सेट्रा। सबसे पहले देखो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। सच अग्रीमेंट्स आर नोन एज वर्टिकल अग्रीमेंट as they are entered into an enterprise at different stages in the production or supply chain. सबसे पहला आता है टाई इन अग्रीमेंट। टाई इन अग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आप मेरे शॉप से एक सामान खरीद रहे हो तो आपको दूसरा सामान भी खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे कहा कि अगर आप हमारे कंपनी से ट्राउजर खरीद रहे हैं, पैंट खरीद रहे हैं, तो आपको शर्ट भी हमारे यहाँ से ही लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपको ट्राउजर भी नहीं देंगे। ठीक है, बताइए ये कंडीशन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर है कि अनफेयर है? आप कह रहे हैं हम सिर्फ ट्राउजर पहनना चाह रहे हैं, मतलब शर्ट दूसरी कंपनी की पहनेंगे। तो हमने कहा नहीं, हमारी ट्राउजर सिर्फ हमारी शर्ट के साथ ही जाएगी, यानी अगर आप लेंगे तो दोनों लीजिए, नहीं तो दोनों ना लीजिए। इस तरीके की कंडीशन अगर हम लगा रहे हैं तो ये अनफेयर होगी, और इसको कहा जाता है टाई इन अग्रीमेंट। अच्छा, अगर मान लो हमने ये कहा कि आप मेरे यहाँ से ट्राउजर ले सकते हो, अगर आपने शर्ट ली तो हम 20% डिस्काउंट दे देंगे। ये सुना है कि अगर आप शर्ट भी ले लोगे तो 20% डिस्काउंट दे देंगे। क्या ये भी अनफेयर है? नो, हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं साथ में ले लो तो डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि शर्ट नहीं लोगे तो ट्राउजर भी नहीं देंगे, दिस इज टाई इन अग्रीमेंट। ओके, देखो कह रहे हैं टाई इन अग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट रिक्वायरिंग परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स। यानी एक गुड्स को खरीदने की शर्त यह है कि आपको दूसरे गुड्स भी खरीदने पड़ेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ये हम लोग बहुत कॉमन लाइफ में देखते हैं, आपने शायद ना देखा हो। अ गैस डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय अ गैस स्टोव एज अ प्री कंडीशन टू ऑब्टेन द गैस लाइसेंस। समझ में आया? जो गैस का कनेक्शन लेते हैं, अब आजकल तो वो पाइपलाइन सिस्टम चल गया है, बट पहले के टाइम पे पहले के टाइम में आज भी कुछ घरों में सिलेंडर होता है, वो रेड कलर का दिखा है, गोल गोल, उसे सिलेंडर कहते हैं, उसके अंदर गैस होती है। हमने को बाय द वे बता दें, तो बेसिकली गैस का कनेक्शन लेना पड़ता है।
तो गैस कनेक्शन वाली जो एजेंसीज होती हैं, ये रियल है, ऐसा होता है बहुत। गैस कनेक्शन वाली एजेंसीज ये कहती है अगर तुम्हें हमारे यहाँ से गैस का कनेक्शन चाहिए तो तुम्हें गैस का स्टोव, मतलब वो जो गैस आपकी होती है वो भी आपको यहीं से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, एंटी कॉम्पिटिटिव। बस फर्क इतना, हम लोग को पता कभी था नहीं और इतनी कभी हिम्मत हुई नहीं कि उससे बोल दें, पता चला वो गैस भी नहीं देगा फिर, और मम्मी घर पे जो डांटेंगी वो अलग है ना। आपकी मम्मी ने घर से कहा कि जाओ गैस ले आओ, कनेक्शन ले आओ, उसने जैसे ही कहा कनेक्शन ले रहे हो तो स्टोव लेना पड़ेगा, आपको चैप्टर याद आ गया, आपने कहा एंटी कॉम्पिटिटिव, वॉइड, उसको 4 बातें सुना के आ गए। फिर घर पे जो फिर आपको डांट पिटेगी, कल से CS सब बंद तुम्हारा, जो गैस आ रही थी वो भी नहीं आई। सो सी ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑब्वियसली। तो जब तक कंप्लेन ना हो तब तक चल रहा है, जब कंप्लेन होगा तो वॉइड मान लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन। कई बार ऐसा लगाया जाता है कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर ने कह दिया अगर आपको गैस कनेक्शन चाहिए तो गैस स्टोव लेना पड़ेगा। ओके, दीज टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर नोन एज टाई इन अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव सप्लाई. It includes any agreement restricting in any manner from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller. याद करिए हमने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने अपना शूज, हम बाटा है, हमने अपना शूज एक शू वाले डिस्ट्रीब्यूटर को दिया और हमने कहा मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे अलावा किसी और के गुड्स सप्लाई नहीं करोगे, एक्सक्लूसिवली यू आर गोइंग टू सप्लाई माई गुड्स। अब नॉर्मली अगर एक शूज की शॉप है तो वो उसके पास तो अधिकार है ना कि वो सबके शूज बेच सकता है। हम शोरूम की बात नहीं कर रहे हैं, जो कंपनी ओरिएंटेड शोरूम है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रिटेलर की बात कर रहे हैं। तो रिटेलर तो सबके शूज रख सकता है, लेकिन बाटा वाले ने उससे कहा कि अगर तुम्हें बाटा के शूज बेचने अपनी शॉप में तो तुम सिर्फ बाटा बेचोगे और कोई नहीं बेचोगे। ऐसा अग्रीमेंट अगर मैन्युफैक्चरर ने लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्सक्लूसिव सप्लाई। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव एंड वॉइड। अब फिर वही बात आती है, क्या ऐसा होता नहीं है, होता है, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कह दिया जाता है कि हम तुम्हें कमीशन ज्यादा देंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा, स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब आप लेने जाएं तो आपने नोटिस किया होगा जब आप जाते हैं उनसे कहते हैं आपको जो भी चाहिए हो, वो अपना एक प्रोडक्ट ले आते हैं, अरे ये वाला ट्राई करके देखिए, इससे एकदम करीना कपूर बन जाएंगी, ठीक है। वो कोई और ही कंपनी लेकर आ जाते हैं, ये ट्राई कर लीजिए, ये ट्राई कर लीजिए। वो इतना क्यों फोर्स करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उसमें कमीशन ज्यादा है, बेच वो सारे रहे। आपने कहा नहीं नहीं हमें तो लैक्मे ही चाहिए, तो कहता हाँ लैक्मे भी है मेरे पास, लेकिन ये लेके जाइए, करीना कपूर इसी से बनेगी, ठीक है। उसमें उनका कमीशन ज्यादा होता है, बट दे आर कीपिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर ने कह दिया या तो मेरा रखो या तो फिर ना रखो, मतलब किसी और का नहीं रखना है, then that will be considered as exclusive supply and it is anti-competitive and void. Thus, where a manufacturer asks a dealer not to deal in similar product. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर से बोल रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट हुआ कि वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। मैन्युफैक्चरर डीलर से कह रहा है, सप्लाई चेन ऊपर नीचे हुई, नॉट टू डील इन सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड discontinues the supply on the ground that dealer also deals in the product of supplier's competitor. यानी अगर तुम बाटा के अलावा किसी और का शूज बेचोगे तो फिर हम तुम्हें बाटा की सप्लाई नहीं देंगे। ऐसे एग्रीमेंट्स को क्या कहा जाता है, एक्सक्लूसिव सप्लाई। एनी डाउट इन टू? ओके, थर्ड, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. इट इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट टू लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, withhold the output or supply of any goods or allocate any area or market for disposal of the goods. एक बात बताइए, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को गुड्स दे दिया, वो डिस्ट्रीब्यूटर की मर्जी है ना वो कहाँ बेच रहा है, ये डिस्क्रिप्शन तो डिस्ट्रीब्यूटर की होनी चाहिए कि हम यहाँ बेच रहे हैं वहां बेच रहे हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा एरिया तक बेचना चाहता है वहां बेच ले, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे दिया, मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूटर से ये कहा कि हम तुमको माल बेचे लेकिन तुम कानपुर के बाहर नहीं बेचोगे। दिस इज व्हाट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। अगेन दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव एंड वॉइड। ओके, तो ये कह रहे एलोकेट कर दिया हमने, उसका एरिया एलोकेट कर दिया कि तुम सिर्फ इस एरिया में या सिर्फ इस मार्केट में बेचोगे। सो दिस इज अगेन एंटी कॉम्पिटिटिव। रिक्वायरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर नॉट टू सेल द गुड्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेरिटरी, यानी उस रेंज के बाहर, उस एरिया के बाहर का अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट। एनी डाउट? 3 तरीके के वर्टिकल हो गए, पहला कौन सा था, टाई इन अग्रीमेंट, दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई और तीसरा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ इज रिफ्यूजल टू डील. Refusal to deal includes any agreement which restrict or likely to restrict by any method
द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड और फ्रॉम whom गुड्स आर बॉट. मतलब तुम किसको बेचोगे किसको नहीं बेचोगे ये हम डिसाइड करेंगे. मतलब हम तुम्हारे साथ डील तभी करेंगे जब तुम मेरे हिसाब से सेलिंग करोगे. ओके अब अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा है तो वो अपने हिसाब से किसी भी पर्सन को सेल कर सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर ये नहीं कह सकता कि आई विल टेल यू कि आप किसको गुड्स बेचोगे और किसको नहीं बेचोगे. मतलब समझ गए क्या? मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर से कहा कि आई विल टेल यू कि तुम्हें किसको माल बेचना है. ये डिस्क्रिशन किसकी होनी चाहिए? रिटेलर की होनी चाहिए कि ना कि किसको बेच रहा है किसको नहीं बेच रहा है. दैट इज व्हाट इज रिफ्यूजल टू डील. एग्जाम्पल देखिए, एन अग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स दैट franchisees will not deal in products or goods of similar nature for a period of 3 years from the date of determination of agreement within a radius of 5 km from the showroom amounts to exclusive dealing agreement. ये समझ आया? फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी समझो पहले. तो जो फ्रेंचाइजर उसने अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, ठीक है, जब तक आपके पास फ्रेंचाइजी है तब तक आप वैसा ही कोई और गुड्स नहीं बेचोगे, ये तो ठीक है. लेकिन कह रहे जब तुम्हारा अग्रीमेंट खत्म हो गया उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी. मतलब फॉर एग्जाम्पल हम मैकडोनल्ड्स है और आपने हमारी फ्रेंचाइजी ली है. वैसे भूख के टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल लेना कानूनन जुर्म होना चाहिए. भूख भी लग रही, ऊपर से मैकडी का बर्गर बोल दिया है ना, अभी थोड़ी देर बाद आपको खुशबू भी आने लग जाएगी. एनीवेज, तो हमने आपको फ्रेंचाइजी दी मैकडी की, तो हमने आपसे कहा जब तक मेरी फ्रेंचाइजी चल रही है तब तक तुम किसी भी और तरीके के बर्गर में डील नहीं करोगे. दैट इज ओके. लेकिन हमने आपसे कहा जब तक मेरी फ्रेंचाइजी है तब भी डील नहीं करोगे, मेरी फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगी उसके बाद जिंदगी भर कभी डील नहीं करोगे, ना कभी बर्गर बेचोगे ना कभी बर्गर खाओगे. ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई? रिफ्यूजल टू डील. मतलब हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे अगर तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो. दिस इज व्हाट इज नोन एज रिफ्यूजल टू डील. ओके 4 हो गए. फिफ्थ इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. रीसेल प्राइस मेंटेनेंस समझे? देखिए हमने अगर माल रिटेलर को दे दिया, अब रिटेलर अपने हिसाब से बेचेगा. मतलब हमने रिटेलर से कह दिया कि भैया 100 रुपए का हम तुमको दे रहे हैं. अब वो 100 रुपए की चीज को 105 का बेचे, 110 का बेचे, 90 का बेचे, 95 का बेचे, ये रिटेलर की चॉइस है. ठीक है, लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि तुम्हें रीसेल प्राइस मेंटेन करना पड़ेगा और उस प्राइस पे बेचना पड़ेगा जो हम बता रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर से कह दिया कि हम तुम्हें 100 रुपए का गुड्स दे रहे हैं, तुम इसको 105 रुपए से ज्यादा का नहीं बेचोगे. नॉर्मली दिस इज नॉट अलाउड. ये डिसीजन किसका होना चाहिए? रिटेलर का. अब रिटेलर डिसाइड करे ना वो कितना डिस्काउंट कमाना चाह रहा है, वो कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहा है. हो सकता है कुछ कस्टमर को सस्ता दे देता हो सकता है कुछ कस्टमर को महंगा दे देता हो, ये तो वो डिसाइड करेगा. क्या मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करके रिटेलर को बताएगा? रिटेलर कह रहे सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हो कि हम कितने का बेचे कितने का ना बेचे. ऐसी रिस्ट्रिक्शन अगर आपने मेरे ऊपर लगाई है तो उसको क्या माना जाएगा? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. हाँ बेटा एग्जैक्टली. अब इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है, समटाइम्स ऐसा कहा जाता है कि मैन्युफैक्चरर ये कंडीशन लगा देता है कि इसके बिलो ना बेचना. ठीक है, somehow this is okay. वैसे तो ये भी इसी कंडीशन में आ गई. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम पीटर इंग्लैंड की शर्ट बनाते हैं. ठीक है, हमने पीटर इंग्लैंड की शर्ट एक 2000 रुपए में आपको दी, तो हम आपसे ये कहेंगे कि भाई हम 2000 रुपए की तुम्हें शर्ट दे रहे हैं, तुम 2500 की बेचना चाहो 3000 की बेचना चाहो तुम्हारी मर्जी है, तुम 2000 से कम ना बेचना. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे मेरा ब्रांड इफेक्ट हो जाएगा. हमने आपको 2000 रुपए की शर्ट बेची, आपने 200 रुपए की चादर लगा के शर्टें बेचना शुरू कर दी. अब हमारी पीटर इंग्लैंड की शर्ट चादर में 200 रुपए बिक रही है. अल्टीमेटली इससे मेरा ब्रांड हैम्पर हो रहा है. ठीक है, तो हो सकता है ये शर्त लगा दी जाए. तो हाँ, इन सर्टेन केसेस दैट इज अलाउड. बट नॉर्मली अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब मान लो उसने कहा 2000 की शर्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम 2000 की बेचना, तो रिटेलर कह रहा हमें क्या फायदा हो रहा है फिर. ठीक है, यू कैन नॉट पुट द एंड प्राइस, वो उसको डिसाइड करने दो. हो सकता है हमने तुम्हें 2000 की दी, वो 3000 की बेचे. तभी आप देखिए अलग अलग दुकानों में कई बार प्राइस अलग होता है. मिल तो सबको सेम कॉस्ट पे रही है, वो रिटेलर पर है वो कितने पे बेचते हैं. ओके, लेकिन ये डिसीजन मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता. दैट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. इसका बेस्ट एग्जांपल है, ऊपर आओ, मारुति वाला केस. ये जो हमने आपसे कहा था आगे पढ़ाएंगे. अब इसमें हुआ क्या, मारुति सुजुकी कंपनी क्या करती थी, इनके जो डीलर थे, डीलर होते हैं जो कार बेचते हैं, आप जो शोरूम से लेते हो वो डीलर होता है. तो ये क्या करते थे, डीलर ना अलग अलग डिस्काउंट देते थे. जैसे इन्होंने मारुति की कार एक सर्टेन प्राइस पे डीलर को दे दी. अब डीलर ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑफर करते थे.
ठीक है, आप कार भी लेने अगर जाएंगे ना तो हर शोरूम पे प्राइस अलग मिलेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो मारुति कंपनी ने क्या किया, मारुति कंपनी ने सारे शोरूम वालों से कहा कि भाई तुम इस प्राइस के बिलो नहीं बेचोगे, तुम इतना डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है। और ये चेक करने के लिए कि कहीं वो डिस्काउंट तो नहीं दे रहे हैं, ये एक फेक कंज्यूमर बन के जाते थे मारुति कंपनी। यानी मारुति कंपनी अपने ही डीलर के यहाँ जाती थी फेक कंज्यूमर बन के, ठीक है, कि भैया हमको गाड़ी खरीदनी है, वो कहता अरे आइए बहुत बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे। जहां उसने डिस्काउंट की बात करनी शुरू करी, जैसे ही वो उस प्राइस के बिल हो गया, वैसे ही वो खड़ा हो गया, अरे हम तो कंपनी से आए हैं, तुम इतना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, और फिर उसकी डीलरशिप कैंसिल कर देते थे। आपको समझ में आया मारुति कंपनी क्या कर रही थी? अब वो डीलर्स को समझ में आ गया कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो अल्टीमेटली मारुति कंपनी को ये बंद करना पड़ गया था। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि डीलर कितने प्राइस पे बेचेगा, ये डीलर की मर्जी है कि वो अगर डिस्काउंट ऑफर करना चाहता है तो वो डिस्काउंट ऑफर कर सकता है। देखो जरा इस केस में क्या हुआ, 2021 का केस है। सीसीआई इन इट्स ऑर्डर डेटेड 23 अगस्त 2021 ऑब्जर्व दैट मारुति सुजुकी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद इट्स डीलर फॉर इम्पोजिशन ऑफ डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी। इन्होंने एक डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगा दी कि भाई हम डिसाइड करेंगे डिस्काउंट कितना होगा, अमाउंटिंग टू रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी का मतलब हो गया कि वो क्या कर रहे हैं, रीसेल प्राइस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मॉनिटर्ड, ये देखो क्या लिखा है, ऑल्सो मॉनिटर्ड द सेम बाय अपॉइंटिंग मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसीज। मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसी समझ गए, फेक कंज्यूमर, कि हमने तुम्हें जितना डिस्काउंट दिया तुम उतना ही डिस्काउंट दे रहे हो कि ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, ये देखने के लिए वो फेक कंज्यूमर बन के जाते थे। और अपने इस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया था एमएसए, मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसी, टू कीप अ ट्रैक ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द डीलर एंड इन्फोर्स द सेम थ्रू इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। यानी अगर आपने इससे ज्यादा डिस्काउंट दिया तो हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देंगे, which resulted in appreciable adverse effect on competition. MSIL was directed to seize, मतलब उनको ऑर्डर दिया गया कि बंद कर दो, एंड डिसिस्ट फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच कंडक्ट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। तो मारुति से कहा कि आप ये नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने खुद ही प्राइस डिसाइड कर दिया है तो जो दो डीलर्स होंगे उनके बीच में कंपटीशन ही कहाँ रहा। ये बात आपको समझ में आई? अगर मारुति कंपनी के दो डीलर है, दो शोरूम्स हैं जहां से कार बिक रही है, ठीक है, अगर मारुति बता रही है कितने रुपए में बेचना है तो देखा जाए उन दोनों के बीच में कंपटीशन ही खत्म हो गया ना, ये नहीं हो सकता। सो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इज नॉट अलाउड। हाँ बेटा, किसका? लोअर प्राइस वाला ना, हाँ लोअर प्राइस। अभी देखो एक, अब जस्ट मिनट हम ले रहे हैं, देखना इसमें एक लाइन लिखी है, देखो पहले क्या लिखा है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस इंक्लूड्स एनी अग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन अ कंडीशन that prices to be charged on resale by the purchaser shall be prices stipulated by the seller। आगे देखो लिखा है, unless it is clearly stated that prices lower than those may be charged। मतलब समझ में आया? than those, अगर लोअर प्राइस आप कर रहे हो, अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई हम तुमको इतने रुपए पे दे रहे हैं, ठीक है, मिनिमम तुम इतना जा सकते हो, ये ठीक है, ओके। लेकिन अगर तुमने कह दिया कि 2,000 पे बेचोगे, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम, दिस इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। और अगर मान लो कंपनी ने ये कहा कि भाई हमारी कॉस्टिंग 2,000 रुपए की आती है तो तुम कोशिश करना 2,000 से कम पे ना बेचना, दिस इज ओके, दिस इज अलाउड, ब्रांड वैल्यू यहां से मेंटेन होगी। अब आप मारुति की गाड़ी लेने जाएं, ठीक है, एक जगह आप गए, उसने कह दिया हम 10,000 रुपए में दे देंगे, तो आपको पता है क्या डाउट होगा कि गाड़ी नकली है। वो कह रहे हम बहुत डिस्काउंट दे देंगे, मारुति कंपनी को बर्बाद कर देंगे। वो कह रहे हमारा जो होगा होगा, देखा जाएगा। एक शोरूम में सोचो वहां मारुति की गाड़ियां 10-10 हजार में बिक रही हैं, कुछ 2-3 हजार में भी रखी थी, तो आपको मारुति की क्रेडिबिलिटी पे शक हो जाएगा। तो वो ये तो कह सकता है कि भाई मिनिमम तुम 10 लाख की बेचना, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि इससे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर ना करना, ठीक है, फाइन। तो लिमिट आप लगाना चाह रहे हो, दैट इज ओके, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली डिसाइड व्हाट शुड बी द प्राइस। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, डीलर मतलब डीलर की मैन्युफैक्चरर, हाँ बिल्कुल, ये उसके ऊपर है। अब देखो कंपनी ने कह दिया कि तुम लेट से 10 लाख से नीचे ना बेचना। अब अगर वो कह रहे हैं कि ठीक है हम 20 लाख पे बेचेंगे, तो कंज्यूमर पागल थोड़ी मारुति गाड़ी 20 लाख मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, वो देखो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दे दी, ठीक है, डीलर आप खुद सोचो ना, डीलर खुद अपने लॉस के बारे में भी तो सोचेगा।
मारुति कंपनी और डीलर, बड़ा मारुति है, अगर मान लो ऐसा होता है तो डीलर तो इन्वॉल्वमेंट ही हो जाएगा। मारुति को सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि कुछ गाड़ियां नहीं बिकी, मैक्सिमम मारुति उसकी डीलरशिप कैंसिल कर देगा, बट वो तो डीलर तो खुद ही इंसान ही कैंसिल हो जाएगा। और क्या, मारुति को उतना फर्क थोड़ी पड़ेगा, मारुति को लगेगा ठीक है एक डीलर की गाड़ियां नहीं बिक रही, बट वो डीलर अगर 10 लाख की गाड़ी 20 लाख में बेचेगा तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा मार्केट में। ओके, और एक्चुअली में आपको पता है कार इंडस्ट्री में इतना मार्जिन होगा भी नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, तभी तो वो उसका बिकेगा नहीं। ठीक है, वैसे भी गाड़ी वाड़ी में मैक्सिमम वो कुछ हजारों में डिस्काउंट्स दे देते हैं कि 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होता। इतने बड़े बड़े मार्जिन पे वो डील ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। ओके, तो ये क्या होता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब देखो लिखा है एनी स्टिपुलेशन दैट सीमेंट डीलर शुड नॉट सेल बिलो द स्टिपुलेटेड प्राइस इज अ रीसेल प्राइस मेंटेनेंस प्रैक्टिस एंड इज एंटी कॉम्पिटिटिव। अब जैसे ये बात हम लोग कह रहे थे ना ब्रांड वाली और ये वाली, अब रूल ये कहता है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, नहीं है तो तुम प्रूव कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप ये कहते हो कि भैया हमने ये शर्त लगाई है कि इस प्राइस के बिलो ना बेचना, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, बैंड है। लेकिन अगर आप ये प्रूव कर लेते हो कि नहीं नहीं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू मेंटेन रहे, आप प्रूव कर लो तो सही हो जाएगा। नॉर्मल रूल ये कहता है कि अगर आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो डीलर को देने के बाद, देन दैट विल अमाउंट टू रीसेल प्राइस मेंटेनेंस व्हिच इज एंटी कॉम्पिटिटिव। आई होप इट इज नाउ क्लियर। ठीक है, देखो अगली लाइन में यही लाइन लिखी थी, जो भी अग्रीमेंट्स इस सेक्शन में फॉल हो रहे हैं दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव एप्रिशिएबल इफेक्ट। हम तो मान लेंगे कि एप्रिशिएबल इफेक्ट है, एंड देयरबाय दे आर कॉन्स्ट्रूड एज डीम्ड रिस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट, मान लिया जाएगा कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव हैं। The agreement falling in 3-4 shall be judged by rule of reason and onus lies on the prosecutor to prove its appreciable adverse effect। जरा देख कर आओ 3-3 वाले कौन से थे और 3-4 वाले कौन से थे। 3-3 देख कर आओ कौन से थे, हॉरिजॉन्टल, और 3-4 कौन से हैं, वर्टिकल। अब जरा लाइन देखो, कह रहे हैं जो 3-3 वाले हैं वो तो एप्रिशिएबल इफेक्ट माने ही जाएंगे। अगर अमूल और नमस्ते ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम लोग इतने रुपए पे मिल्क बेचेंगे तो इसमें मान लिया कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव है। लेकिन ये जो 3-4 वाले हैं ये क्या है, द अग्रीमेंट फॉलिंग इन 3-4 शैल बी जज्ड बाय द रूल ऑफ रीजन। ये वही बात आ गई ब्रांड वाली जैसे। ठीक है, ये जज्ड बाय द रूल ऑफ रीजन है। अब जैसे मैकडी वाला एग्जांपल हमने आपसे लिया, तो नॉर्मली ये कंडीशन लगाई जाती है कि भाई आप जब तक मेरी फ्रेंचाइजी लियो तब तक डील ना करना और उसके 3 साल बाद तक और भी ना डील करना। तो दिस इज जस्टिफाइड, ओके, दिस अग्रीड, ये रिफ्यूजल टू डील है लेकिन ये जस्टिफाइड है। तो कुल मिला के कह रहे हैं जो 3-3 वाले वो तो एंटी कॉम्पिटिटिव माने ही जाते हैं, लेकिन जो 3-4 वाले हैं उनको प्रूफ करना पड़ता है। एग्जैक्टली अब पूरी बात समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 3-3, 3-4, एवरीथिंग इज क्लियर, पक्का? चलो, moreover section 3 does not restrict the right of any person to restrain any infringement or to impose reasonable conditions। obviously कह रहे हैं अगर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इन सब से आपको कोई प्रोटेक्शन मिली हुई है तो ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, वो प्रोटेक्शन आपको मिली रहेगी। मतलब लेट से जैसे अगर आपके पास कॉपीराइट है तो उसको सेल करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है, वो अधिकार आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलिए, तो ब्लॉक में देखिए लिखा है व्हाट इज एंटी कॉम्पिटिटिव। आप रीड करिए जरा, ये सारे पढ़ लिए हम लोगों ने। पहले 4 बताओ कौन से, नीचे के 4 कौन से हैं? इसको ऐसे बना लेना तो आपको यहीं से याद हो जाएगा। जो फर्स्ट 4 हैं ये सारे एंटी कॉम्पिटिटिव हैं। फर्स्ट 4 वाले 3-3 थे और कौन से थे, हॉरिजॉन्टल, वहीं लिख लो। और जो नीचे वाले हैं ये 3-4 थे जो कि हैं वर्टिकल। एनी डाउट? चलिए, अब हम लोग ने एक पोर्शन इसका फिनिश कर लिया। हमने आपको बताया था कंपटीशन एक्ट 3 पोर्शंस में है। पहले कौन सा था, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, जिसमें हम लोगों ने 3-3 पढ़ लिया, 3-4 पढ़ लिया। अब आता है सेकेंड पोर्शन, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन का मतलब अगर हम मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर का मतलब अगर मेरी डोमिनेंट पोजिशन है तो हो सकता है हम उसका गलत फायदा उठा लें। ये बताइए, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन गलत है या डोमिनेंट पोजीशन गलत है?
डिफरेंस समझे? बड़ा प्लेयर होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े प्लेयर होने का फायदा उठा रहे हैं, दैट इज ओके। सेक्शन 4, 3 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग आ गए सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स एनी एंटरप्राइज और ग्रुप फ्रॉम अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजिशन। सिर्फ इतनी लाइन से समझ में आ रहा है? सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आपका कोई डोमिनेंट पोजीशन है तो आप प्रोहिबिटेड हैं, आप उसका अब्यूज नहीं कर सकते। मीनिंग देयर बाय, डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by enterprise in the relevant market in India which enables it to, कह रहे हैं आप इतने बड़े प्लेयर हैं that you can operate independently of competitive forces। मतलब आपको अपने कॉम्पिटिटर से मतलब ही नहीं है, आप अकेले ही चल रहे हैं मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर हो या ना हो आपको उससे मतलब नहीं है, आप अकेले ही पूरी लीग चला रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि आप डोमिनेंट हैं। एंड सेकेंड, अफेक्ट्स इट्स कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर और रेलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर। आप इतने बड़े हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर को अपने फेवर में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने प्राइस 1 रुपए बढ़ाया तो सब बढ़ा लेंगे। इससे पता चल रहा है कि हम डोमिनेंट प्लेयर है, लाइक अमूल। ठीक है, तो डोमिनेंट प्लेयर का मतलब ये कि हमें कॉम्पिटिटिव फोर्सेस इतनी छोटी हैं कि हमें उनसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, वो अपना प्राइस बढ़ाए घटाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम प्राइस बढ़ाएंगे तो वो सब हमको फॉलो करने लग जाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि हम कौन है, डोमिनेंट प्लेयर। ओके, in line with the latest global trend, dominance shall not be determined with reference to asset turnover or market share। मतलब समझ गए? कह रहे हैं डोमिनेंस का इससे मतलब नहीं है कि आपका टर्नओवर ज्यादा है या एसेट ज्यादा है, बड़े प्लेयर हैं कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स आपके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, ये डिटरमाइन करेगा कि आप डोमिनेंट है कि नहीं। अब ये जो डोमिनेंसी देखी जाती है ना, ऊपर एक वर्ड देखो लिखा हुआ है, ये डोमिनेंसी देखी जाती है रेलेवेंट मार्केट में। ठीक है, अब जैसे सिंपली हम आपसे कहें, चलो आपसे पूछ रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स में सबसे ज्यादा कौन सी बिकती है? हम तो पीते नहीं, तो मैं पता नहीं बिकती कौन सी, पसंद नहीं पूछा, पसंद आपको थम्स अप होगी, कोक। बिकती कौन सी है? पेप्सी है ना, आई थिंक अवेलेबल हो जाती है सब जगह, चलो पेप्सी मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें पेप्सी इज अ डोमिनेंट प्लेयर, तो पेप्सी डोमिनेंट प्लेयर सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में है कि हर मार्केट में है? कि साबुनों में भी सबसे ऊपर पेप्सी, फिनाइल में भी सबसे ऊपर पेप्सी, बर्गर में भी सबसे ऊपर पेप्सी? किसी भी चीज की डोमिनेंसी देखेंगे उसके रेलेवेंट मार्केट में। अमूल डोमिनेंट प्लेयर है, ठीक है, किस चीज में? चॉकलेट्स में। चॉकलेट तो बनाता भी है, छोड़ो हमें याद है, अमूल एक डोमिनेंट प्लेयर है, ठीक है, किस चीज में? शूज बनाने में, मिल्क प्रोडक्ट में, उसकी ये डोमिनेंट मार्केट है, रेलेवेंट मार्केट। कह रहे डोमिनेंसी का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा इंसान नहीं, उस फील्ड का सबसे बड़ा। ठीक है, तो रेलेवेंट मार्केट का मतलब उस मार्केट में जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग डोमिनेंट प्लेयर मानते हैं। ओके, जैसे अब हम हमसे कहें जियो सबसे बड़ा है, तो खाने पीने की चीजों में थोड़ी जियो सबसे बड़ा है, जियो है अपने इंटरनेट मार्केट में, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलेवेंट मार्केट। तो कह रहे हैं रेलेवेंट मार्केट को हम लोग दो रेफरेंस में देखते हैं, रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। अब ज्योग्राफिकल मार्केट क्या हो गया? नॉर्थ मार्केट में सबसे बड़ा कौन है, और प्रोडक्ट मार्केट क्या हो गया? सॉफ्ट ड्रिंक्स में सबसे बड़ा कौन है। ओके, दिस मार्केट इज नोन एज अ रेलेवेंट मार्केट। तो ये कह रहे हैं रेलेवेंट मार्केट मींस द मार्केट व्हिच मे बी डिटरमाइंड बाय द कमीशन। कमीशन कौन है? सीसीआई। ठीक है, विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट और रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट। Relevant geographical market means a market comprising the area in which conditions of competition for supply of goods or provision of services are distinctly homogeneous and can be distinguished from condition prevailing in the neighboring area। आपको पता है ऐसा भी होता है, जैसे लाइक अगर हम लोग जियो की बात कर लें या किसी भी ऐसी चीज की बात कर लें, जैसे अमूल है, मान लो अमूल यहाँ डोमिनेंट में है, लेकिन आपको पता है साउथ में नहीं है, साउथ में उनके अपने चलते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया देखो कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, वहां पे वो डोमिनेंट है कि नहीं। अब कई कई एरियाज ऐसे होते हैं जहां जियो नहीं चलता है, ठीक है, तो वहां थोड़ी वो डोमिनेंट प्लेयर है। तो ये कह रहे ज्योग्राफिकल मार्केट का मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे वो डोमिनेंट है। एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट का मतलब उन सारे प्रोडक्ट्स में जो उसके सब्सिट्यूट्स हैं। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं पेप्सी डोमिनेंट में है, तो पेप्सी इज अ डोमिनेंट प्लेयर इन कंपेरिजन टू Coke, in comparison to Thumbs Up, and in comparison to other soft drinks. This is its relevant product market.
क्लियर है सबको? प्रोडक्ट मार्केट, रेलेवेंट मार्केट का मतलब समझ आ गया? ओके, केस है एक देख लेते हैं. In order dated 7th Feb, in case of Greenfield City Projects LLP, it observed that there were a number of real estate developers operating in relevant market of provision of services for development and sale of residential apartment. Accordingly, buyers had various options while buying residential apartment. No prima facie case of abuse of dominance was made out against the Greenfield LLP, and thus, in the absence of dominance, issue of examination of alleged abusive conduct did not arise. कह रहे हैं ये एक केस था जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स थे. वो प्रॉपर्टी डीलर्स क्या कर रहे थे? कुछ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बेच रहे थे. तो ये कह रहे पहली चीज तो वो अपनी मार्केट में सबसे बड़े नहीं थे. दूसरी चीज कह रहे हैं जो बायर्स थे उनके पास ऑप्शन था. बायर हैड वेरियस ऑप्शन इन बाइंग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट. अगर बायर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसी से समझ में आ रहा है कि वो डोमिनेंट नहीं है. ठीक है, और अगर वो डोमिनेंट नहीं है तो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात ही नहीं होती. जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो एक ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ठीक है, वो लोग रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बेच रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि हम लोग जो एक फ्लैट बेचते हैं, हम लोग 40 लाख पे फ्लैट बेचते हैं, ठीक है. और एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर है, वो कह रहे हैं वही फ्लैट, आपने अगर ये चीज नोटिस भी करी हो, सब जगह फ्लैट के प्राइस अलग अलग मिलते हैं. एक प्रॉपर्टी डीलर ने वही सौदा 80 लाख में करा दिया, एक दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने वही सौदा 75 लाख में करा दिया, ठीक है. तो कह रहे हैं कि हमने अपना प्राइस डिसाइड किया, हम 80 लाख में देंगे, जबकि बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स उसको 70 लाख में बेच रहे थे. अब बायर के पास ऑप्शन है, वो हमसे ना खरीदे, उससे खरीद ले. तो ये कहां से साबित हुआ कि हमने अब्यूज कर लिया? ओके, हम अगर अपने प्रोडक्ट को महंगा बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब्यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदना सिर्फ उसी बायर के, उसी डीलर के पास था, अब बताओ अब्यूज हो जाएगा कि नहीं? यस. उन बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको हम ही से खरीदना पड़ेगा, इसलिए हम महंगा बेच रहे हैं. दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंस. लेकिन हम महंगा बेच रहे हैं, दिस इज नॉट अब्यूज. आपको नहीं खरीदना, आप ना खरीदो, कहीं और से खरीद लो. ओके फाइन. इसी तरीके के सेम ये दोनों भी हैं कि अगर कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें है ना कि कई सारे मैन्युफैक्चरर्स थे दवाइयों के हैं, ये ग्लेनमार्क, सिप्ला, ल्यूपिन, विच ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ FluGuard 400 used to treat COVID-19 disease. Market for said medicine was competitive and therefore Sun Pharmaceutical did not hold dominant position in the market. तो आप कह रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल दवाई कंपनी है, पता होगा आपको. अब वो दवाई बेच रही है लेकिन वो डोमिनेंट प्लेयर नहीं है, क्योंकि और भी दवाइयां आ रही है मार्केट में. लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी जो इंडिविजुअल वही दवाई बेच रही है, वो डोमिनेंट मान ली जाएगी. जैसे वो कोविड की वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी, जब वो आई थी वो डोमिनेंट था. ओके, लेकिन अगर उसके कई सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसको नहीं कहा जा सकता कि वो डोमिनेंट पोजीशन है. एनी डाउट? ओके. सेक्शन 4(2) स्टेट्स दैट देयर शैल बी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस. अब सिर्फ डोमिनेंस होने से बात नहीं होगी, उस डोमिनेंस का क्या होना पड़ेगा? अब्यूज. इफ एन एंटरप्राइज और ग्रुप, कब अब्यूज हो सकता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोजेस अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस. हम क्या कर रहे हैं? अनफेयर प्राइस चार्ज कर रहे हैं या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस? अनफेयर तो समझ आ गया. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेटरी? अलग अलग. हम किसी को कितने रुपए पे देते हैं, किसी को कितने रुपए पे देते हैं. ये हम तभी कर सकते हैं अगर हम डोमिनेंट होंगे. अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अब्यूज कर रहे हैं. क्लियर? कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स, हमने शर्तें रख रखी हैं कि अगर तुम्हें हमसे खरीदना है तो हमारी ये शर्तें माननी पड़ेंगी. हम ये कंडीशन तभी रख सकते हैं अगर हम डोमिनेंट प्लेयर हैं. और अगर हम डोमिनेंट होने की वजह से ऐसी शर्तें रख रहे हैं तो हम अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं. ठीक है, और अगर अब्यूज है तो वो इनवैलिड माना जाएगा. इन सब के केस स्टडी में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप समझ रहे हो ना. जैसे ये एग्जाम्पल था सीमेंट वाला, या ये दवाई वाला एग्जाम्पल था, या मारुति वाला एग्जाम्पल था, इनके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. तो मेंटली इसीलिए कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. अब जिस तरीके का पेपर आ रहा है, आपने एक्सपीरियंस किया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के लिए याद करने या रटने का कोई यूज ही नहीं है. कहाँ लिखोगे? वो पूछ ही नहीं रहे डायरेक्ट, वो तो आपसे केस स्टडी बेस्ड पूछेंगे. ठीक है, कार्टल की उन्होंने केस स्टडी दे दी, आप रट के कहते कार्टल मीन्स दिस दिस दिस, उसका यूज ही क्या हुआ? ओके, और अगर मान लो आपने लिख भी दिया तो आधा नंबर मिल जाएगा, आधा 1 नंबर. बट यू हैव टू कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ऑपरेट कैसे हो रहा है. और वो भी इसलिए क्योंकि जब आप सीएस बन जाएंगे तो क्लाइंट केस स्टडी ही लेकर आएगा, इसलिए पैटर्न ऑफ द पेपर ऐसा कर दिया गया है. क्लाइंट आपसे थोड़ा ना कहेगा डिफाइन कार्टल. क्लाइंट आए, कह रहे डिफाइन कार्टल, गिव इट्स 4 पॉइंट्स. ठीक है, ये थोड़ी पूछेगा वो कहेगा भैया हमारी ऐसी ऐसी कंपनी थी,
उसने, हम लोग ने एसोसिएशन बना ली, हम लोग ने डिसाइड किया इतने रुपए बेचेंगे, बताओ क्या करना चाहिए। वो कार्टेल बोलेगा भी नहीं अपने मुंह से, उसने थोड़ी ना सीएस किया है। आप बोलोगे अच्छा कार्टेल की बात कर रहे हो, प्रोवाइडेड आपको याद रहे तब तक, है ना। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। अच्छा अगली लाइन देखो, पहली चीज था कि वो अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस चार्ज कर रहा था। दूसरा, वो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज सेल में शर्तें रख रहा है, कंडीशन रख रहा है। तीसरा देखो, प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइसिंग, या वो प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहा हो। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, 3 शब्द इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, कार्टेल, बिड रिगिंग, प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग की कहानी सुनिए। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम इतने बड़े प्लेयर थे कि हमने इनिशियली चीजों को बिलो कॉस्ट बेचना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन को बनाने की कॉस्टिंग थी 10 रुपए, हम इसको मार्केट में 8 रुपए पे बेच रहे थे। हमने बता चुके हैं ये एग्जाम्पल। हम इसको 8 रुपए पे बना के बेच रहे थे, और जब हम 8 रुपए पे बेचने लग गए तो मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट छोड़ के चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए बिलो कॉस्ट बेचना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही वो चले गए, हमने पेन 20 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। समझ आया क्या हुआ? दिस इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। आप कह सकते हो कुछ हद तक जियो, ठीक है, फाइन, प्रूव नहीं हुआ, बट स्टिल दिल में तो हम लोग को भी पता है कि क्या करा उन्होंने। ओके, सो द थिंग, इतना ही वो दिलदार थे तो जिंदगी भर फ्री रखते। हाँ ये देखो, दिलदार वो दर्द इनका निकला। हाँ बताओ, पैसे ले रहे हैं हमसे तो इतना ही दिलदार। अच्छा पहले आपको पता है, जब जियो आया और उसने बोला कि फ्री है, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। लोगों को विश्वास नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, फ्री कैसे हो सकता है। फिर जियो ने फिर धीरे धीरे और एक्सटेंड होता गया था। पहले हुआ था इतने समय तक फ्री है, और इनिशियली अगर आपको याद हो, भीड़ लग गई थी जियो का सिम लेने के लिए, याद है ये सब कुछ, बहुत भीड़ लग गई थी लोग लिए। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर जब विश्वास हुआ, फिर भीड़ लगने, फिर मिला नहीं, ठीक है, और जब तक मिला, आपका जब तक नंबर है तब तक उसने प्राइस चार्ज कर दिया, है ना। ऐसे ही एक न्यूज़पेपर में उसी टाइम की बात है जब ये जियो वाला हाँ अरे कैसे पहचान लिया, उसी टाइम पे आया था जब ये जियो का चल रहा था। तो लोगों को वो था कि अच्छा फ्री हो नहीं सकता, विश्वास नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे विश्वास करा। उसी टाइम पे एक कंपनी आई थी, फ्रीडम 251 शायद ना, हाँ फ्रीडम 251। तो उसका पता है, फ्रंट पेज ऐड आया था न्यूज़पेपर पर, फ्रंट पेज ऐड ऑल ओवर इंडिया आया था कि शायद कितने रुपए पे दे रहे थे, 251 पे मोबाइल फोन दे रहे थे, वो स्मार्टफोन दे रहे थे। तो अब क्योंकि लोगों का विश्वास जियो जीत चुका था, मतलब आप उस कंपनी की टाइमिंग देखिए, ठीक है। और हमारे इंडियंस की एक आदत भी क्या है ना, हम लोग विश्वास कर लेते हैं, और अगर नहीं भी करते तो हम लोग को पता है क्या लगता है, अरे 200 क्या लेके भाग भी जाएगी तो क्या। करेक्ट, यही होता है, हमको दिल ही दिल पता है भागेगी, लेकिन हम लोग को लगता है कि 250 रुपए लेके भाग भी जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन आपको पता है उसने कितने लोगों से 250 ले लिए और भाग गई कंपनी, रियलिटी है। और पता है हमें आज भी याद है उसका जो फ्रंट पेज ऐड याद है मैचे से, उसमें हाँ एग्जैक्टली उसमें पता है मिनिस्टर्स की फोटो लगी थी अवार्ड देते वक्त, जिससे पता चल रहा था कि एक्चुअल कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। सो एग्जैक्टली कि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दे करके, क्योंकि लोगों को लगा ना जब जियो इतना सस्ता हो सकता है, फ्री हो सकता है, और सच है, तो उनको लगा कि भाई हवा चल रही थी, उन्होंने कहा ये भी फ्री होगा। और कितने लोगों ने पैसा लगाया था, सबने अप्लाई कर दिया था, 250 रुपए, और कंपनी सबके 250 लेके 250 हो गई, भाग गई। कोई पकड़ थोड़ी ना थी, लोगों के फोन आज तक नहीं आए, 250 आज तक वो फोन नहीं आया, ठीक है, स्मार्टफोन नहीं था, वो लोग स्मार्ट थे। चलो एनीवेज, इतना याद कैसे, तुम तो छोटे रहे होगे तब, बड़े थे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। नहीं, दैट वाज अ फुल पेज एड स्टिल। और किसी को नहीं याद है फ्रीडम 251? तो हम भी सोच रहे कुछ ऐसा लॉन्च कर दें, ठीक है, इंडिपेंडेंट 151, ठीक है, तो हमको 151 रुपए दो सब लोग, फिर हम अगले दिन से दिखाई नहीं देंगे चलो एनीवेज, हाँ तो प्रेडेटरी प्राइसिंग हम आपको बता रहे थे। तो अगर कोई कंपनी जो डोमिनेंस में है, अगर वो इन तीनों में से कोई भी काम कर रही है, या तो अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस चार्ज कर रही है, या कंडीशन इंपोज कर रही है, या प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया है बेटा, है बेटा। कौन सा प्राइस? अनफेयर प्राइस कैसे पता चलेगा? अच्छा 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 अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब तुम्हें कहना चाह रहे हो जैसे इसमें वो इंटरनेट पैक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कह रहे हो उसमें पता कैसे चलेगा कि अनफेयर है। देखो सबसे पहली चीज तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस से पता चल जाता है मार्केट प्राइस क्या होता है।
आप अगर उसी चीज का लाइक 3 कंपनीज हैं, 3 कंपनीज मान लो 200 रुपए में दे रहे हैं 1 महीने का, ठीक है, और आप पैक लिया है कि हम 500 रुपए में दे रहे हैं, तो कंज्यूमर सबसे पहले पता है क्या करता है, सर्विस कंपेयर करता है कि तुम 500 का दे रहे हो, वो 200 का दे रहे हो, तो ऐसा क्या है जो तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो। फिर जब उसने देखा कि सर्विस तो सेम है, एग्जैक्टली सेम डेटा दे रहे हो, एग्जैक्टली सेम सर्विसेज दे रहे हो, तो समझ में आ गया कि वो अनफेयर चार्ज कर रहा है। अगर सारी कंपनियां कहती है कि हम 500 में ही बेचेंगे, यही कह रहे हो ना, कार्टेल बन गई, कार्टेल बन गई तो भी इनवैलिड है। हाँ बिल्कुल होता ही है ऐसे, ठीक है। अल्टीमेटली आप ये समझो ना कि देखो, कंपटीशन इसीलिए है। पहले क्या होता था, इतना कंपटीशन नहीं होता था, तो एक को देख के दूसरा प्राइस बढ़ा लेता था। अगर हम ये पेन 10 रुपए का बेच रहे हो, हमने देखा कॉम्पिटिटर वाला 20 का बेच रहा है और उसका बिक रहा है, तो हम भी इसको 20 का कर देंगे। लेकिन आज सिर्फ हम दोनों है ही नहीं, आज हमारे जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं, और इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अब प्राइस बढ़ाने की बजाय चीजों के प्राइसेस कम हो रहे हैं। आप देखिए पहले के टाइम पे लैपटॉप 1-1, 2-2 लाख के आते थे, नॉर्मल छोटे लैपटॉप बिना सर्विस के। अब देखिए इतने कंपटीशन की वजह से प्राइसेस कम हो गए, क्योंकि इंसान सबसे पहले क्या करता है, सर्विस कंपेयर करता है कि भाई उतना 1 लाख में हमको इतना मिल रहा है, इसमें हमको इतना मिल रहा है, सो व्हाट इज द डिफरेंस। वो अनफेयर हो जाएगा। वो बात अलग है, अगर लोकल लेवल में बात करें तो हम लोग को कोई भी प्राइस अनफेयर ही लगता है। सब्जी वाला भी अगर कहेगा 15 रुपए पाओ, स्पेशली हम लोग के मम्मी लोगों को, अगर उसने कह दिया 15 रुपए पाओ, तो उनका पहले ही होता है, अरे हटो महंगा दे रहे हो ना, तो हम लोग को सब अनफेयर ही लगता है। ओके, एक्सप्लेनेशन अपेंडेंट टू सेक्शन 4 क्लैरिफाइज दैट unfair or discriminatory condition in purchase or sale of goods and services shall not include any discriminatory condition or price which may be adopted to meet the competition. Section 4(2)(b) includes abuse of dominant position of an enterprise or group limiting or restricting प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब एक तो हो गया हम प्राइसेस से रिलेटेड ये काम कर ले, और दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, हम तब भी अब्यूज कर सकते हैं अगर हमने गुड्स की प्रोडक्शन को लिमिट कर दिया। हम इतने बड़े प्लेयर थे, इंडिया में सबसे ज्यादा सप्लाई मेरी थी, हमने सप्लाई रोक दी। अब अगर हमने सप्लाई रोक दी तो हमने प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन हमने सप्लाई रोक दी तो वो भी तो हमने क्या किया है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। या फिर टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज टू द प्रीजुडिस ऑफ कंज्यूमर्स। यानी हमने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है जिससे वो प्रोडक्ट तो सस्ता हो गया, लेकिन मे बी कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल हो गया या कंज्यूमर्स के लिए फेवरेबल नहीं हुआ। तो अगर हम अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं, या तो प्राइसेस में चेंज करके कर लेंगे, या तो हम उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी में चेंज करके कर लेंगे। दोनों को ही अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाता है। अब जरा ये पैराग्राफ अपने आप से पढ़ लो, यहां लिखा हुआ है प्रेडेटरी प्राइसिंग, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कंपटीशन एक्ट इंटरेस्टिंग है ना, अभी प्रोफेशनल में भी है यही चैप्टर। पढ़ लिया? ये लाइन का मतलब बताओ, समझ आ रहा है? एकदम आखिरी में देखो लिखा है, इट इज मे नोटेड दैट mere existence of dominance is not to be frowned upon unless dominance is abused. फ्राउंड अपॉन समझ आ गया? मतलब हो सकता है यही लाइन से कमेंट करके पूछे, फ्राउंड अपॉन मतलब तब तक नहीं उसको वैसे देखोगे, घूर के तब तक नहीं देखोगे जब तक वो अब्यूज ना कर रहा हो, ठीक है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमिनेंस, ये ब्लॉक भी पढ़ लीजिए, वही सेम पॉइंट है। डन, आखिरी वाला समझ में आया? यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट टू गेन एडवांटेज इन अनदर मार्केट। एग्जाम्पल सोचो। ओके
हाँ कर सकते हैं, जियो भी कह सकते हैं, जिलिट भी कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नमस्ते इंडिया की बात करें तो एक्चुअली उनकी जो मेन कंपनी वो घड़ी है, ये पता होगा आपको। घड़ी डिटर्जेंट की टिक्की नहीं सुना? घड़ी घड़ी, यू डोंट नो दैट इज द सेम कंपनी? बाप रे बाप, आई रेस्ट माई केस। आरएसपीएल का नाम सुना है आप लोग ने? आरएसपीएल का मेन प्रोडक्ट कौन सा है? उनकी जो आरएसपीएल कानपुर का है, ये पता है आपको? और इंडिया लेवल का ब्रांड है, ये पता है? उनका मेन प्रोडक्ट नमस्ते इंडिया है ही नहीं, उनका मेन प्रोडक्ट घड़ी है, साबुन, जो इंडिया लेवल पे बिकता है। कौन है ब्रांड एम्बेसडर? घड़ी का कभी ऐड देखो, उसका ब्रांड एम्बेसडर देख। हाँ एग्जैक्टली exactly. वो है मेन उनका कमाई। वो तो होता क्या है, अब मेन प्रोडक्ट उनका घड़ी था, अब उनके लड़के बच्चे हुए, तो लड़कों को हुआ कि हम कोई नया बिजनेस डालेंगे, तो नमस्ते इंडिया लॉन्च कर दिया। इतने बड़े लेवल पे कोई ब्रांड आप तभी लॉन्च कर सकते हो जब उसके पीछे बैकिंग हो। समझ में आया? तो आपका क्या था, आपका एक मार्केट में बहुत डोमिनेंट पोजीशन थी, सब रेडी सेटअप था, डिस्ट्रीब्यूशन सब सेटअप था, ठीक है। अब आपने उसका एक नया प्रोडक्ट निकाल दिया, और उसका भी जब लॉन्च करते हैं, तो जब नमस्ते इंडिया लॉन्च हुआ था तो बड़ा सरप्राइज तरीके से लॉन्च हुआ था, गाढ़ा मजा करके, अगर आपको याद हो, याद है कुछ ऐसा? वो गाढ़ा मजा करके लॉन्च किया था उन्होंने। तो दैट द बैकिंग इज ऑफ द मेन कंपनी। हर हर प्रोडक्ट में आप देखो बैकिंग मेन चीज की होती है। तो आप यू नो सब कुछ छोड़ो, रिलायंस ले लो। रिलायंस मेन कंपनी किस चीज की थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल वगैरह की कंपनी थी, सब्जी तक बेचते हैं। रिलायंस फ्रेश में क्या करते हैं? सब्जी तो बेचते हैं, सब्जी उनका मेन एरिया था। ये एग्जाम्पल ले लो। रिलायंस ट्रेंड्स, कपड़ा उनका मेन एरिया है, कोई मेन एरिया नहीं, उनका बैकिंग थी रिलायंस इंडस्ट्री। और वो एक में इतने बड़े प्लेयर बन गए कि वो हर चीज में लॉन्च करते हैं। हम लोग को भी कॉन्फिडेंस होता है रिलायंस वालों का है, रिलायंस वालों की सब्जी है, अच्छी होगी, उगाई थोड़ी उन्होंने। एग्जैक्टली, सर्विसेज दे रहे, मार्केट है उनके पास, ठीक है, डेटा है उनके पास, यूज कर रहे हैं। हम लोग को लेकिन कॉन्फिडेंस मिलता है रिलायंस की सब्जी अच्छी बनी है। हाँ, इसमें अब्यूज ये हुआ, देखो यहाँ पे अब्यूज पूछ ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, कह रहे हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। ये फैक्टर्स है जिससे पहले डिटरमाइन होगा डोमिनेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो इसका कोई गलत फायदा उठा रहा है, मतलब हम एक में डोमिनेंट थे, हम दूसरे में डोमिनेंट बन गए, यहां तक कुछ गलत नहीं था। लेकिन अगर एक में डोमिनेंट की वजह से हमने दूसरे में अनफेयर प्राइस लगाना शुरू कर दिया, तो वो अब्यूज है। हम आपको सिर्फ इस बात का एग्जांपल दे रहे थे कि डोमिनेंसी कैसे डेवलप हो सकती है। अगर हम एक में डोमिनेंट है तो दूसरे में डोमिनेंट हो जाएंगे, ओके। लेकिन अगर दूसरे में आपने अनफेयर चार्ज करना शुरू कर दिया या प्रोडक्शन लिमिट कर दिया, तो आपने उस डोमिनेंसी का अब्यूज कर लिया, ओके। तो पहले फर्स्ट स्टेप होता है डोमिनेंस निकालना, और सेकेंड स्टेप होता है ये देखना कि वो अब्यूज है कि नहीं। क्लियर? ओके, चलो अब ये इसका एक ब्लॉक है, ये पढ़ लेना, ये वाला एग्जाम्पल। और इसके बाद इसका शुरू होगा थर्ड पोर्शन, जो कि क्या है? कॉम्बिनेशन, सेक्शन 5। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीसरा ही वाला है, ठीक है, फाइन। तो 3 पढ़ लिया जो एंटी कॉम्पिटिटिव था, 4 किसका था? अब्यूज ऑफ डोमिनेंस था, और 5th कौन सा है? कॉम्बिनेशन। यहाँ कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करेंगे मर्जर्स अमेलगमेशन की, जब दो कंपनी मर्ज होके बड़ी एंटिटी बन जाते हैं, ठीक है। दिस विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ बेटा, कॉम्बिनेशंस में ना, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, सॉरी। अब जब आप इनकी केस स्टडीज पढ़ेंगे